हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 7 है। यूनिट नंबर हमारी इस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चल रही है और फर्स्ट यूनिट का आप चैप्टर नंबर बोल सकते हैं अभी 3rd। यहाँ पे जरूर आपको चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी यूनिट वाइज देखें तो ये चैप्टर नंबर हो गया आपका 3rd। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस के बारे में समझा हमने, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा हमने। अब थोड़ा बहुत हम मैनेजमेंट के बारे में बेसिक जो है वो पूरा कर लेंगे और उसके बाद में हम यूनिट नंबर 2 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमारा जो नेचर है ना, प्रकृति है, उसमें भी मैनेजमेंट है ना। मौसम भी बिल्कुल मैनेज्ड है एकदम, टेम्परेचर भी मैनेज्ड है ना। अर्थ का रोटेशन भी मैनेज्ड है, समुद्र भी मैनेज्ड है ना। सब चीज़ें एकदम मैनेज्ड है। थोड़ा सा डिसमैनेजमेंट होता है और क्या होता है, डिजास्टर आने लग जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर आने लग जाते हैं। बट आप अगर थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, मैनेजमेंट के अलावा अगर ये अर्थ कैसे बना और थोड़ा बहुत इस बारे में सोचते हो, और आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी बहुत अवेलेबल है, तो गहराई से समझते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही वेल मैनेज्ड ये यूनिवर्स बना रखा है ना। बट हम यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करेंगे जो इंसान मैनेजमेंट करते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उससे रिलेटेड। तो जितना वेल मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा, और जितना खराब मैनेजमेंट होगा फिर उतनी भयंकर रिजल्ट भी आएंगे। सो मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले मैनेजमेंट को करने वाला जो पर्सन होता है, हाँ, उसको हम बोलते हैं मैनेजर। जैसे ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है ना, टीचिंग कराने वाला टीचर। ऐसे कैसे मैनेजमेंट एक वर्क है, एक काम है, एक प्रोसेस है, और उसको करने वाला पर्सन कौन हो गया? मैनेजर हो गया। मैनेजर आर दोज पर्सन्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अदर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजर वो हैं जो दूसरों के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने हेरिची पढ़ी होगी, क्योंकि आप कॉमर्स से हैं तो आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडी जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें 3 है ना लेवल होते हैं मैनेजर्स के। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल, और उसके नीचे फिर कौन आ जाते हैं? आपके वर्कर्स और एम्प्लॉयज। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं। लोअर लेवल के मैनेजर के लिए काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिडिल लेवल वाले। और मिडिल लेवल वाले जो भी कर रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉप लेवल वाले। समझ में आया? तो मैनेजर जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्या? दूसरों से काम करवाने की। सो मैनेजर आर दोज पर्सन, वो व्यक्ति जो हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अदर्स, जो दूसरों के काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर उन्होंने अच्छा किया तो भी उनको शाबाशी मिलेगी कि आपने अच्छा काम करवाया, और अगर उन्होंने वर्कर्स ने अच्छा काम नहीं किया तो मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है कि आपको उनसे करवाना चाहिए था, आपकी ड्यूटी आपने क्यों नहीं करवाया। ओके, द बेसिक एम ऑफ ऑल मैनेजर इन द सेम इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, भले आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, कोई किसी भी टाइप की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, जो मैनेजर्स होते हैं ना उनका काम तो सेम ही रहता है कि भैया लोगों को ऑर्गेनाइज करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, उनको वेल मैनेज करना। ठीक है, द बेसिक एम क्या है? चाहे किसी भी टाइप का मैनेजर हो, सारे मैनेजर, चाहे लेवल की बात कर लो या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दो, इज द सेम इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक एम है मैनेजर्स का वो सेम रहता है। दैट इज, और वो क्या है? Create an environment in which organizational goal can be achieved with minimum resource with the help of people working in the organization। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये समझ में आ गई ना, यहां से लगाकर यहां तक, तो आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। सो मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? सारे मैनेजर्स का एम होता है, क्या एम होता है? वो क्रिएट एन एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना। अब एनवायरमेंट क्रिएट करने का मतलब, एनवायरमेंट मतलब वो नहीं बारिश वगैरह आ रही है वो क्रिएट कर दिया, वो नहीं, है ना, इतना नहीं कर सकते, इंसान तो कम से कम नहीं कर सकते। तो देखिए, वो तो नेचर के हाथ में। यहाँ एनवायरमेंट का मतलब होता है जैसे एक क्लास चल रही है,
अब वो क्लास में जो बच्चे हैं वो एकदम अच्छे से शांति से पढ़ रहे हैं या फिर हुड़दंग मचा रहे हैं या कुछ बदमाशी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उस क्लास का एनवायरमेंट ऐसा हो कि उसमें अच्छे से स्टडी हो सके, ये कौन करेगा? वो एनवायरमेंट क्रिएट कौन करेगा? टीचर को ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा डांट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा उनको स्टडी में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि पूरी क्लास का एनवायरमेंट हो गया कि सब स्टडी करना चाहते हैं। तो ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना टीचर का, ऐसे कैसे मैनेजर का काम होता है एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना। कैसा एनवायरमेंट तैयार करना और कहां करना? एनवायरमेंट तैयार करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसा एनवायरमेंट? एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल है, यानी कि उस बिजनेस की गोल है, उन गोल को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे पीपल्स जो है, सारे के सारे एम्प्लॉइज जो है, सारे के सारे लोग जो है वो मिलकर के काम करें। तो कैसा एनवायरमेंट तैयार करना? एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना। किसका काम है? मैनेजर का। एक ऐसा एनवायरमेंट तैयार करना जिस एनवायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको अचीव करने के लिए सभी लोग मिलकर के एफर्ट लगाएं, मिलकर के काम करें, ताकि वो गोल अचीव हो जाए, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। और एक चीज और लास्ट में, वो गोल अचीव करना है लेकिन मिनिमम रिसोर्सेस के साथ, है ना। गोल अचीव करना है लेकिन मिनिमम रिसोर्सेस के साथ। रिसोर्सेस तो आपको पता ही है 5M होते हैं, मनी, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, और मार्केट भी होता है। तो ये भले ही आपके पास कम है और इनका कम यूज करके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर लेना, ये काम होता है मैनेजमेंट का। एक बार वापस बताता हूं, मैनेजर का काम है, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना कि उस एनवायरमेंट के अंदर काम करते हुए गोल्स को अचीव करने के लिए मिनिमम रिसोर्सेस के साथ में लोग मिलकर के काम करें। ये है पूरा। क्रिएट एन एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अचीव्ड विद मिनिमम रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ पीपल वर्किंग इन ग्रुप्स या टुगेदर। ओके, इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन मेन जो सभी डेफिनेशंस का एसेंस है वो मैंने यहां आपको समझाया। अब यहां पर देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एंड विद द पीपल्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। सारी की सारी वही चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज ग्रुप में लोग काम करें, मिलकर के काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मिनिमम रिसोर्सेज से अचीव करें। ठीक है, फिर भी ये डेफिनेशंस आप देख सकते हैं, चाहे वो कुंटोज की डेफिनेशन हो, हारोल्ड कुंटोज, या फिर पीटर एफ ड्रकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर। इन्होंने तो मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोल दिया है। हारोल्ड कुंटोज ने तो बोला है कि मिलकर के काम करो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, और पीटर एफ ड्रकर ने बोला है कि भैया मैनेजमेंट जो है वो खुद अपने आप में एक प्रोसेस है। ओके, तो उस प्रोसेस को करने वाला मैनेजर होता है। तो अब इन दोनों को मिला दे तो एक अच्छी खासी डेफिनेशन बन जाती है, लेकिन इन दोनों को मिली हुई डेफिनेशन आपको यहां मिलेगी, वो है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी ये क्या बोलते हैं? देखो, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, एक अलग ही प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक अलग ही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है? जिसमें से कुछ इनपुट करो, फिर कुछ प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट निकलेगा। तो ये प्रोसेस की बात कर रहा है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर हमें कुछ इनपुट करना पड़ेगा, तब हमें कुछ आउटपुट मिलेंगे। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, डिस्टिंक्ट प्रोसेस, अलग प्रोसेस है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग। और मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल आता है? प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले हम उसका क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। और फिर क्या करते हैं? उसमें जो जो रिसोर्सेज चाहिए उसका क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्टिवेटिंग करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्टाफिंग आ जाता है इसमें, डायरेक्टिंग आ जाता है, और फिर कंट्रोलिंग। तो यहाँ डायरेक्टिंग वर्ड ज्यादा बेटर रहता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। 4 है, और कुछ लोगों ने स्टाफिंग भी इसके अंदर डाल दिया है, पहले नहीं था, बाद में ऐड कर दिया है, और ये आगे मैं अभी आपको इसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है जो जॉर्ज आर टेरी ने दिए? उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट एक अलग प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या शामिल होता है? प्लानिंग, यानी कि कोई काम करना है तो उसका पहले बैठ करके अच्छे से प्लान बना लो कि उस काम को कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, है ना, कितना वक्त लगेगा, और किस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, किस तरीके की स्किल्स चाहिए होगी, कितनी कैपिटल चाहिए होगी, फिर उस कैपिटल से कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या, वो पूरा प्लान कर देना। अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर पे एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या करना? जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो लिख तो दिया, अब उनको ऑर्गेनाइज करना,
ऑर्गेनाइज मतलब इकट्ठा करना ग्रुप्स के अंदर, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको अथॉरिटीज देना, और फिर स्टाफ को अपॉइंट करना और उनको ट्रेंड करना ताकि उस काम को अच्छे से कर सकें, और फिर उनको डायरेक्ट करना। लो भाई यहाँ से एक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक तो केवल काम चल रहा है, अब एक्शन, उनको डायरेक्ट करो स्टाफ्स को, क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, वो सब डायरेक्शन कौन देगा? हायर लेवल मैनेजमेंट लोअर को देता है, लोअर वाला मिडिल को देता है, मिडिल वाला किसको देता है? एम्प्लॉइज को देता है। तो ये डायरेक्शन चलता है इस तरीके से। और डायरेक्शन के बाद में कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रोलिंग नहीं रखोगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो जॉर्ज आर टेरी बोलता है कि मैनेजमेंट एक अलग प्रोसेस है और उस प्रोसेस में ये सारे काम किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ओके, नेक्स्ट, इट यूटिलाइज बोथ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज में तो दोनों ही आते हैं ना, 5M जो मैंने आपको बताए थे, 5M बताए थे ना आपको, आपने सारे लेक्चर देखे होंगे। तो एक तो है मैन, फिर है मनी, फिर मशीन, मटेरियल और मेथड। अब इसमें जो ये रिसोर्स है आपका मैन, ये कैसा रिसोर्स है? ये ह्यूमन रिसोर्स है ना। और बाकी कौन से हैं? यानी कि ये फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। अब ह्यूमन क्या करता है? इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर काम करता है। तो ये बोल रहे हैं इसके अंदर यूटिलाइज होते हैं, मैन भी होगा, मैन के अंदर मतलब एंटरप्रेन्योर भी आ गया, बिजनेसमैन भी आ गया, मैनेजर्स भी आ गए, एम्प्लॉइज भी आ गए, वर्कर्स भी आ गए, सब आ गए। ओके, और बाकी जो रिसोर्सेज है इन सबको साथ में यूटिलाइज किया जाता है। ओके, इट इज फॉलोड इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। और ये सब क्यों किया जाता है? एक अलग से प्रोसेस चलाई जा रही है जिसमें प्लानिंग हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, स्टाफिंग हो रहा है, डायरेक्टिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, उसके बाद में उसमें सारे रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहे हैं? ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके जिसमें इन रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, लक्ष्य को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपने अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना बेटा, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अब देखो मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है ना, वही देखो, ये मैनेजमेंट की प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है। देखो आप समझो, ये है मैनेजमेंट की प्रोसेस जिसकी बात जॉर्ज आर टेरी कर रहे हैं। अब मैंने पहले बोला था प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? जब उसके अंदर कुछ इनपुट करेंगे और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में कुछ आउटपुट मिलेगा, यही प्रोसेस होती है। जैसे आपको मौसमी का जूस बनाना है तो मौसमी लानी पड़ेगी, वो मटेरियल हो गया, और मौसमी को छील करके उस मशीन के अंदर डालना पड़ेगा, ये हो गया इनपुट। अब वो मशीन चलेगी और चलने के बाद में आउटपुट में आपको क्या प्रदान कर रही है? जूस। तो एक प्रोसेस हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो हर प्रोसेस ऐसा ही होता है, कोई छोटा होता है, कोई लेंदी होता है। तो यहाँ पर हम इनपुट्स क्या करेंगे? देखो मैन और वुमेन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। इनपुट का मतलब ये नहीं है कि मशीन में डाल देंगे इनको, कहने का मतलब वो काम करेंगे मैनेजमेंट के लिए। और फिर मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मेथड हो गया, मनी हो गया, मार्केट। 6M बोले तो फिर मार्केट भी हो जाता है, वरना 5M है। तो यहाँ पर 6M दे रखे हैं क्योंकि एक M एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने मार्केट, बाकी वही है। ये सब चीजें हम इनपुट करेंगे मैनेजमेंट नाम की प्रोसेस में। और उस प्रोसेस में क्या होगा? ये सब मिलकर के मैन क्या करेगा? इन सब रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करेगा, ठीक है। फिर इन सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, वो सब डिसाइड की जाएगी। उसके बाद स्टाफ को अपॉइंट किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा उनको, उसके बाद उनको डायरेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद में थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। और कंट्रोल रखते टाइम ये है कि क्या सोचा था और क्या हुआ। एक्चुअल वर्क और स्टैंडर्ड वर्क के बीच में जो है, या बजटेड वर्क और एक्चुअल वर्क के बीच में जो है डिफरेंस कितना है, वेरिएंस कितना है, वो पता किया जाएगा, है ना। अगर वो फेवर में है तो अच्छी बात है, अगर फेवर में नहीं है तो एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब काम किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो ये सब यहाँ होगा, और फिर आपको एक प्रोडक्ट, ये सब यहाँ होने के बाद में आपको एक प्रोडक्ट आउटपुट के रूप में मिलेगा, या कोई सर्विस मिलेगी, या प्रॉफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा आपको, या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या जो भी गोल्स है आपके वो पूरे हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका आउटपुट। तो ये है आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या था आपको पता है? देखो चैप्टर का नाम क्या था, ये देखो, तो मेरा फोटो आ गया, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी मैनेजमेंट की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आइए समझते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अब डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद भी हो जाएगी। आप पॉइंट पॉइंट याद कर लेना, अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, ताकि आपको दिख जाए। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल मतलब मैनेजमेंट जो होता है उसका गोल होगा ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैनेजमेंट का कोई गोल ही नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ गोल होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए ही रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जाता है और मैनेजमेंट किया जाता है।
तो मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ना। आप मैनेजमेंट कब करोगे? जब आपका कुछ गोल होगा। गोल ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट करने से क्या मतलब। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी मैनेजमेंट होगा, अगर आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें भी होती है, कोई एनजीओ हो उसमें भी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी होगी। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जहां कुछ रिसोर्सेस लेकर के लोग कुछ काम कर रहे हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो वहां पर मैनेजमेंट होगा ही होगा। हाँ, कहीं अच्छा होगा कहीं बुरा होगा, जहां अच्छा होगा रिजल्ट अच्छे आएंगे, जहां बुरा होगा वहां रिजल्ट बुरे आएंगे, यानी कि मन सोचे नहीं आएंगे। ये लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल समझते हो, जैसे साइंस के अंदर ये काफ़ी है, जैसे साइंस फिक्शंस मूवी के अंदर भी बताया गया है। एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर बताया गया है मल्टी डायमेंशनल के जो ये यूनिवर्स है ये मल्टी डायमेंशनल है ना। जैसे भूत प्रेत ये क्या है, ये एक मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं इसको, है ना। तो जो मैनेजमेंट है वो भी मल्टी डायमेंशनल है, एक ही जगह मैनेजमेंट नहीं होता। कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो मैनेजमेंट पड़ता है काम का, वर्क का मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, जो काम कर रहे हो आप उसका मैनेजमेंट करो। एक मैनेजमेंट करना होता है लोगों का, ठीक है, तो काम का भी मैनेजमेंट करना होता है, लोगों का भी करना होता है, और इसके अलावा मैनेजमेंट जो करना होता है ऑपरेशन का भी करना होता है। ऑपरेशन का मतलब जो काम हो रहा है, जो वर्क है उसका भी मैनेजमेंट करो, जो पीपल्स है उनका भी मैनेजमेंट करना होता है, और जो ऑपरेशन चल रहा है चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज हो, वो जो चल रहा है उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। ओके, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। भाई ऐसा थोड़ी है कि आज मैनेजमेंट करेंगे कल नहीं करेंगे, कि भैया आज तो समुद्र बोल रहा है कि मैं तो अपनी जगह हूँ लेकिन कल मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ऐसे नहीं होता है ना। आज ऑक्सीजन पेड़ पौधे बोल रहे हैं मैं दूंगा, कल नहीं दूंगा, ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस। जैसे ये अर्थ जो है ना कंटिन्यू रोटेट होती रहती है, ऐसा थोड़ी एक दिन रुक जाएगी कि भाई मैं तो नहीं चलूंगी अब, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू प्रोसेस है, जिस दिन ये कंटिन्यूटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, विनाश। ऐसे कैसे? अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर भी आपको, आपकी लाइफ के अंदर भी आपको मैनेजमेंट कंटिन्यू फॉलो करना होता है, एक दो दिन की बात नहीं होती। सो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, फिर वापस प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से सर्किल चलता ही रहेगा, कभी भी रुक नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यस, कोई अकेला कैसे मैनेजमेंट करेगा और किसी अकेले का क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, सारे ग्रुप में मिलकर के करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 6th वाला। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का वर्ड का मतलब मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था। डायनेमिक का मतलब होता है ऐसा कुछ जो कंटिन्यू चेंज होता रहता हो, मतलब जिसमें परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा। जैसे आज के टाइम में चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर हो गए, है ना, चाहे लोगों के फैशन के अंदर हो गए, चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो गए, चाहे पॉलिसीज के अंदर हो गए। मतलब जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो मैनेजमेंट में भी आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे एज पर चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एनवायरनमेंट होता है वहां पर, तो उस हिसाब से आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लाओगे, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मैं एग्जांपल दूं, है ना, कि जैसे दो पार्टी है, एक ए पार्टी एक बी पार्टी। ए पार्टी का जो लीडर है वो बहुत, है ना, पावरफुल लीडर है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है, काम बहुत है, मेहनती बहुत है। और बी पार्टी वाला जो है उसका जो लीडर है, अब लोग ए पार्टी वाले लीडर को पसंद कर रहे हैं इसलिए उसको वोट कर रहे हैं। अब बी पार्टी वाला जो लीडर है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो उसके मुकाबले तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोगों को रास नहीं आ रहा है क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पर फिर भी वो लीडरशिप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब बी वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें डायनेमिक फंक्शन नहीं है। डायनेमिक होता ना तो वो पद अपना छोड़ता और उनकी पार्टी के अंदर, उनकी टीम के अंदर ऐसा कोई बंदा जरूर होता जो उसको टक्कर देने वाला, उसको आगे लाते। लेकिन ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, समझ गया? तो एग्जाम्पल से समझ गए। तो डायनेमिक यानी कि अगर कोई भी बिजनेस के रूप में भी देखे, भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको भी अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम में कोई बोल सकता है भाई हम तो ऑनलाइन, इंडिया के अंदर बात करूं, हम तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे, हम तो ऐसे बिजनेस चलाएंगे, नहीं चल सकता, आधे से ज्यादा कस्टमर टूट जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, तो स्कैनर लगाना ही पड़ेगा। तो ये है। फिर है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है वो क्या, इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है दिखाई नहीं देता, जैसे भूत प्रेत होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, कभी महसूस हो जाए। अब होते हैं नहीं होते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने तो कभी देखे नहीं और मैं मानता हूँ नहीं होते हैं, सब यहाँ का खेल, ओके।
वो तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दिया। तो मैनेजमेंट जो है वो महसूस होता है, इंटेंजिबल है, अदृश्य है, दिखता नहीं है लेकिन महसूस हो जाता है। किसी शादी पार्टी में जाओ आप, कभी फंक्शन वगैरह में किसी के यहाँ, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा ना तो महसूस हो जाएगा यार क्या मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट किया है, ऐसे बोलेंगे आके, है ना, क्या प्रबंध किया है, हिंदी में प्रबंध बोलते हैं, या हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं क्या व्यवस्था थी, सारी चीज़ें अपनी जगह, बढ़िया, मजा आ गया। और अगर बेकार होगा तो पता चला दारू पी के कुछ लोग नालियों में गिरे पड़े हैं, शादी का फंक्शन चल रहा है, ठीक है, दूल्हे के अत्ते पत्ते नहीं है, दूल्हे का साफा नहीं मिल रहा है, उसके कपड़े नहीं मिल रहे हैं, रूम में जाके देखा तो दुल्हन ही नहीं है, वो भागी, ये सब देख करके कहने का मतलब वेल मैनेज नहीं, वो भी हमें महसूस हो जाएगा, है ना, आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो इंटेंजिबल होता है, महसूस हो जाता है मैनेजमेंट है कि नहीं है। और बिजनेस के अंदर तो रिजल्ट बता देगा कि बिजनेस का रिजल्ट कैसा है। अगर बिजनेस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, गोल अचीव नहीं हो रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट दो तरह के प्रिंसिपल हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम पहले प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। प्रिंसिपल्स वो रूल होते हैं, रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या करें कि मैनेजमेंट अच्छा हो, हमारे बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट हो, जिससे हम गोल को अचीव कर सके मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके, एफिशिएंसी को ला करके। तो ये जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का रूल है, प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल है, देखा, ठीक है बेटा, ये देखो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हमें F.W. टेलर ने दिए, ठीक है, किसने दिए? F.W. टेलर, इसका नाम फुल फेंड्रिक है ना, टेलर, F.W. फेंड्रिक विंसिक टेलर ऐसा नाम है इसका, आप सही से देख लेना। तो टेलर साहब ने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हमने, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम तक एक कंपनी थी, बेथलेम कंपनी, स्टील कंपनी थी, उसके अंदर काम किया था, और इन प्रिंसिपल्स को जब उन्होंने वहाँ यूज़ किया तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और इनका ज़्यादातर फोकस जो है वो एफिशिएंसी पे है। एफिशिएंसी समझते हो? एफिशिएंसी का मतलब होता है आप कितने तेजी से काम कर सकते हो, एफिशिएंट कितने हो आप, ठीक है, तो एफिशिएंसी से काम करो, ये बोलते हैं। तो आइए इनके हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस, फिर कॉमा लगाओ ठीक रहेगा, नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दूं, आप कहीं जा रहे थे, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब आप वापस लौट के आ गए। काफ़ी लोग होते हैं ना, आपका मुझे पता नहीं, मेरा पता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन काफ़ी लोग आपने देखे होंगे। ये बिल्ली का रास्ता काटना तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों, कि फिर लोग बोलते हैं अरे भैया आप सगुन हो गए, आप तो कहीं नहीं जाएंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये है रूल ऑफ थंब। आपको किसने बोला कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो है ना आपका काम खराब हो जाएगा, कि सर हमारे चला आ रहा है, सुनते आ रहे हैं, सब बोलते हैं। अरे भाई साइंस क्या है इसके पीछे? कि साइंस तो कुछ भी नहीं है। बिल्ली क्या वहाँ बम बिछा के चली गई है क्या? नहीं, वो कुछ नहीं है, इसको बोलते रूल ऑफ थंब, अंधविश्वास। बस किसी ने बोला, मान लिया, फिर मानते गए, और वो एक एजम्पशन बन गई, एक मान्यता बन गई, अब सब फॉलो करते हैं उसको। अरे भाई इसके पीछे का कारण तो बताओ, कि वो पता नहीं। तो अगर बिजनेस में भी कुछ काम कर रहे हो और बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कि हमारे पहले वाले भी ऐसे ही करते थे। अरे भैया वो इसलिए ऐसा करते थे कि उस टाइम का एनवायरमेंट अलग था, उस टाइम की टेक्नोलॉजी अलग थी, उस टाइम का लोग अलग थे, उस टाइम में की चीज़ें अलग थी। अभी अलग चीज़ें हैं, अभी भी आप ट्रेडिशन मेथड क्यों यूज़ कर रहे हो? समझ में आया? तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जिसका कोई फैक्ट्स नहीं है, बस कर रहे हैं, वो मत करो, आप साइंस को फॉलो करो। अगर कुछ ऐसा है तो सोचो उसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये और किसी तरीके से हो सकता है? तो अपनी बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को यूज़ करो। जो जितने भी रूल ऑफ थंब हैं, यानी कि जो जिसके कोई सर पैर नहीं है, जिसके कोई फैक्ट्स नहीं है, बस करे जा रहे हैं क्योंकि पहले से लोग कर रहे थे, उन सबको हटा, तो आपके बिजनेस में एफिशिएंसी आएगी। ओके, नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सहयोग करो, एक दूसरे का विरोध मत करो। देखो, जो मैनेजर्स होते हैं उनको वर्कर्स की जरूरत है, और वर्कर्स को मैनेजर्स की जरूरत है। तो दोनों में सहयोग होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध हो गया तो क्या होगा? अगर चाहे इन दोनों के आपस में नहीं बनी तो क्या होगा? तो दोनों को नुकसान होगा। बिजनेस को भी होगा क्योंकि काम बंद हो जाएगा, वर्कर्स को भी हो जाएगा क्योंकि उनकी पैसे आने बंद हो जाएंगे, उनकी वेजेस बंद हो जाएगी, तो दोनों को ही नुकसान है। तो दोनों को आपस में मिल करके, बैठ करके अच्छे से हर क्वेश्चन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के साथ साथ में आगे चलना चाहिए। ओके, तो हार्मनी नॉट
डिस्कॉर्ड, और इसके लिए रिवोल्यूशन लाना चाहिए। रिवोल्यूशन का मतलब होता है आओ बैठो, एक दूसरे की थिंकिंग को जानो, एक ऐसी मीटिंग करो जिसमें मैनेजर और वर्कर दोनों मौजूद हों और वो आपस में मिलकर के डिस्कस करें कि आगे क्या करना है और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालना है, अगर वो प्रॉब्लम मैनेजर की हो चाहे वर्कर्स की हो, तो वो बढ़िया रहता है। तो इससे भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, मतलब इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली काम नहीं करना है। इंडिविजुअली मतलब केवल अपना नहीं सोचना है। जैसे वर्कर सोच रहा है मेरे को क्या करना ऑर्गेनाइजेशन से, अपन को तो अपने मजदूरी से मतलब है, आए थोड़ी देर काम किया, थोड़ी देर इधर उधर छुपे बातें करी, काम से जी चुराया और शाम को चले गए, शाम को पैसे दो भाई हमारी मजदूरी निकालो। या एम्प्लॉयज जो है वो भी सोच रहा है कर्म फूटे इसके ऑर्गेनाइजेशन की, अपने क्या करना। नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के कर्म फूट गए ना तो तुमको भी जॉब से निकाल देंगे। तो इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअली नहीं सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है। और मैनेजर की ड्यूटी है कि वो ऐसा बताएं लोगों को, वर्कर्स को बोले देखो वर्कर्स हमारा ये गोल है, अगर हम सब मिलकर के इस गोल को अचीव कर लेंगे तो उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेगा, आपको बोनस मिलेगा, हमारा बिजनेस अच्छा होगा तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, ऐसा। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे फोकस करेंगे और इंडिविजुअली फोकस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो वर्कर है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट कराओ। कोई पढ़ना चाहता है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, उसको सपोर्ट दो ताकि वे अपना डेवलपमेंट कर सके, वो नई स्किल सीख सके, नया कुछ सीख सके, नया कुछ कर सके। अगर उसका डेवलपमेंट होगा तो वो स्किल ऑर्गेनाइजेशन में लगाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। हर कोई अमीर बनना चाहिए, हर किसी की इज्जत होनी चाहिए, इस तरीके का माहौल तैयार करो, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये जो है हमको कौन बोले, FW टेलर, हेनरी विंस्लो टेलर। तो टेलर साहब के ये सिद्धांत थे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, वो आते हैं फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल, जिन्होंने 1841 से 1925 के बीच में एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे और इन्होंने हमें ये प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी फ्योल जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया और उस हिसाब से उन्होंने बोला भाई जितना ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव आप जितना अच्छा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने जनरली मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इनको बोला जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए और जिस बुक के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे वो 1917 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरली, और ये फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई 1949 के अंदर और इसका नाम पड़ गया जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए जनरली वो हर बिजनेस के अंदर काम आते हैं, हर बिजनेस के मैनेजमेंट में काम आते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला गया, क्योंकि जनरली अगर ये प्रिंसिपल आप अपने बिजनेस में अपनाएंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए जी, तो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है 14 प्रिंसिपल है, आप पहले 12th क्लास में पढ़ रखे होंगे तो मैं फटाफट कर देता हूं। डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा करो, सारा काम आप खुद नहीं कर सकते और काम का बंटवारा कैसे करना है, स्पेशलाइजेशन के आधार पर। यहां पर वर्ड होगा ये देखो, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता के आधार पर, जो जिस बंदा जिस काम को करने के योग्य है उसे वही काम दो। जैसे मैं कॉमर्स पढ़ाने में योग्य हूँ तो मैं किसी स्कूल में जाऊँगा तो कॉमर्स पढ़ाऊंगा ना, मेरे को साइंस दे देंगे या फिर SST दे दी, सोशल साइंस दे दी, तो मैं थोड़ी उतना अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। और जो सोशल साइंस का टीचर है उसको कॉमर्स दे दिया वो थोड़ी पढ़ा पाएगा, पढ़ा देगा, पढ़ के पढ़ा देगा, लेकिन वो एक एक्सपर्टीज नहीं आ पाएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन के आधार पर होना चाहिए, जो जिस काम को करने के लिए एबल है, योग्य है, उसको वही काम दो। इससे आपके बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छे से होगा। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में देनी चाहिए। अगर किसी बंदे को आप कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तो उसको उसके साथ में अथॉरिटी भी दो, यानी कि दायित्व के साथ साथ अधिकार भी दो। अगर ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उसको उसके काम के बारे में अथॉरिटी नहीं दी, उसको अधिकार ही नहीं दिए, तो उसका कोई कहना ही नहीं मानेगा, है ना, उसका कोई कहना नहीं मानेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी जरूरी है, दोनों पैरेलल चलनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। Discipline is the obedience to organization rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. According to Fyoll, discipline require good superior at all level, clear and a fair agreement and judicious application of penalties. डिसिप्लिन तब रहता है
अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ रहे हो, डिसिप्लिन लाना भी मैनेजमेंट का काम होता है। भाई आप किसी के साथ भेदभाव मत करो, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दो, उनके बीच में फेयर एग्रीमेंट बनाओ, बदमाशी मत करो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, है ना। अगर वर्कर्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो आपके काम करने वाले लोग हैं वो अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो पेनल्टी सिस्टम सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं इसने गलती करी मिस्टर ए ने तो इसके जो है पेनल्टी दी गई कि भी 1000 रुपये तुम्हारी पेनल्टी, सेम मिस्टेक करी मिस्टर बी ने, उसके बोले नहीं तुम्हारी पेनल्टी 100 रुपये है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेनल्टी सिस्टम वगैरह सब सेम टू सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, फेयर एग्रीमेंट्स होनी चाहिए, फेयर सैलरीज होनी चाहिए, तो फिर उसमें डिसिप्लिन आता है और उसमें काम करने में मजा आता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ऑर्डर जो आप दे रहे हैं, कौन ऑर्डर देता है? हायर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो लोअर लेवल के मैनेजर को ऑर्डर देते हैं, लोअर लेवल के मैनेजर हायर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर को ऑर्डर देते हैं, मिडिल लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो लोअर लेवल के मैनेजर को ऑर्डर देते हैं, जिनको हम सुपरवाइजर भी बोलते हैं, और वे जो है वो एम्प्लॉयज को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, ये ऑर्डरिंग सिस्टम होता है। अब एक एम्प्लॉय को एक ही बंदा ऑर्डर देने वाला होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसको ऑर्डर एक ही टाइम पे अलग अलग अथॉरिटीज से आ रहे हैं। जैसे एक वर्कर है मिस्टर ए, अब इसके ऊपर 2 साहब है ए और बी, अब सेम टाइम में दोनों ने इसको ऑर्डर दे दिया भाई ये काम करके ला। अब वो किसकी मानेगा? किसी की नहीं, दोनों में से एक साथ तो मान नहीं सकता, तो वहां पर फिर काम पक्का हो जाएगा। एक पर्सन को एक ही अथॉरिटी से ऑर्डर मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन का मतलब है अगर कोई एक एम्प्लॉय किसी काम को कर रहा है तो उससे रिलेटेड सारे काम उसको दे दो, है ना। जैसे कोई मार्केट जा रहा है तो मार्केट आपकी फैमिली में है भाई, कोई मार्केट जाने का काम इसका है, मार्केट से कुछ भी लाना है। अब वो बेचारा मार्केट गया, वहां से वेजिटेबल्स लेके घर आया, फिर बोल रहे हो नहीं ये भी लेके आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, आपको पता है मार्केट जा रहा है, तो जो मंगाना एक साथ ही मंगा लो, तो टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और एफिशिएंसी आएगी और मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक ग्रुप जिस काम को कर रहा है उससे रिलेटेड सारे काम उस ग्रुप को दो आप, तो वो बेहतर तरीके से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ताकि वो कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छे से हो सके और काम पे फोकस भी हो सकेगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, देखो ये तो हमको फ्योल साहब ने भी बोला था, अपने टेलर साहब ने भी बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल पे आप फोकस करो तो उसमें ही सबका हित है। तो सामूहिक हित बोलते हैं इसको, है ना, सामूहिक हित पे आपको फोकस करना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट, और वो किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो गए तो सबका भला होगा। तो इंडिविजुअली फोकस नहीं, अपना नहीं सोचो, बिजनेस का सोचो, ऑर्गेनाइजेशन का सोचो, सबका सोचो। और कहीं ऐसा लगे कि मेरे एक का तो भला होगा लेकिन बहुत लोगों के साथ बुरा हो जाएगा तो उसको छोड़ दो, फिर वो काम मत करो। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, अपने व्यक्तिगत हित को साइड में रख के काम करो, तो मैनेजमेंट अच्छा होगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एम्प्लॉइज को सैलरी, बोनस, कमीशन देना। तो एम्प्लॉइज को जो आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन क्या है? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन उसकी जॉब क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसके जैसे लोगों की सैलरी कितनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फेयर रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दे दिया जो ऑर्गेनाइजेशन की औकात से बाहर है तो ऑर्गेनाइजेशन फिर बैठ जाएगा, मतलब बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, फिर तो लॉस में जाएगा। और बहुत कम दे दिया तो वो बंदा नहीं टिकेगा। तो एक फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए जो आपसी कंसर्न से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपको, मतलब कंपनी की पेइंग कैपेसिटी से बाहर भी नहीं होना चाहिए और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अपना जीवन यापन ही नहीं कर सके, इतना भी कम नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज, ऑफ राइट्स, अधिकारों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण बोलते हैं। जैसे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है, छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें सेंट्रलाइजेशन होता है राइट्स का, अथॉरिटीज का। जैसे एक बिजनेस है, उसमें 5 जने काम करने वाले हैं, एक मालिक है और 4 जने जो है एम्प्लॉइज है। तो अब उस बिजनेस में जो भी डिसीजन लेने हैं वो मालिक खुद ही लेगा। तो ये हो गया सारे राइट्स का सेंट्रलाइजेशन, यानी कि उसमें कुछ भी करना है तो आपको मालिक को पूछना पड़ेगा। वो पास में बैठे, हाँ साहब ये उधार मांग रहा है, दूँ कि नहीं दूँ, कि मत दे, बट नहीं दे, समझ में आया? तो पूछना पड़ेगा। ये डिस्काउंट मांग रहा है, इसको दूँ कि नहीं दूँ। लेकिन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या हर चीज़ आप मालिक से पूछेंगे? क्या नहीं, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है ना। जैसे जियो की सिम सही नहीं चल रही, मुकेश अंबानी को शिकायत करोगे? क्या नहीं, उन्होंने ये अथॉरिटी किसको दे रखी? कस्टमर केयर को दे रखी, वो संभालेगा इसको।
तो डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार जो हैं या अथॉरिटीज जो हैं वो अलग अलग लोगों को दे दो, अपने सबोर्डिनेट्स को दे दो कि भाई ये वाली प्रॉब्लम तुमको सुलझानी है, और बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो उसके ऊपर वो मालिक या मेन जो है अपर लेवल वाला वो फोकस करेगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन का मतलब होता है ऑर्डर का चेन क्या होगा, यानी कि कौन सा बंदा किसको ऑर्डर देगा, फिर वो किसको ऑर्डर देगा, वो किसको ऑर्डर देगा, ऑर्डरिंग लेवल क्या होगा, और अगर कोई ग्रीवेंस है, शिकायतें हैं, सजेशंस हैं, एडवाइस है, तो वो नीचे से ऊपर कैसे जाएगी। तो अपर लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल से लोअर, लोअर से एम्प्लॉइज के बीच में डायरेक्शन सिस्टम क्या होगा, कौन किससे बात कर सकता है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, और अगर एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम होगी तो क्या सीधा वो अपर लेवल के पास चले जाएंगे या अपनी प्रॉब्लम लोअर लेवल को बताएंगे। तो ये कैसा होगा, चेन क्या है, सिस्टम क्या है, ये आपके डिसाइड होना चाहिए। तो इससे कभी भी मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, जनरली आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आता है इक्विटी, कोई भेदभाव नहीं करना किसी के साथ में, है ना। दिस प्रिंसिपल एम्फासिस काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड वर्कर। मैनेजर्स का सभी वर्कर्स के प्रति एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। अगर आप चाहते हैं कि लोग स्टेबल रहें, आपके बिजनेस में जुड़े रहें, तो उनके काम में भी स्टेबिलिटी लानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, एक दिन तो आपको कॉमर्स की क्लास में बिठाया जाता है, एक दिन साइंस की क्लास में बिठा दिया जाता है, एक दिन आर्ट्स की क्लास में बिठा दिया जाता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ना सीख पाएंगे, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। मतलब एक ही वर्कर को आप कुछ टाइम तक एक ही काम दीजिए ताकि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाए, उसको अच्छे से करना सीख जाए। नेक्स्ट, इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव क्या होता है, देखो, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्यूल। कब कर सकते हैं, इंसेंटिव मीन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, इट इज द थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, इट इज वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the establishment the sake of the being different. A good company should have an employee suggestion system where incentive suggestion which result in substantial cost and time reduction should be rewarded. अगर कोई बंदा सही से काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, उसको मोटिवेट कर दिया है आपने, तो उसको इंसेंटिव भी दो, है ना, उसकी तारीफ भी करो, उसको पुरस्कार भी दो। नेक्स्ट, एस्प्रेट डी क्रॉप्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग्स एम्प्लॉय। ये पहले भी हमको टेलर साहब ने भी बोला था, हार्मनी लेके आओ, नॉट डिस्कॉर्ड। तो वो सेम ही है, मतलब यहाँ पर टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम स्पिरिट समझते हो, सब मिलकर के काम करें, और अगर टीम स्पिरिट नहीं है तो उस टीम स्पिरिट को उस ऑर्गेनाइजेशन में पैदा करने का काम किसका होता है, मैनेजर का। नेक्स्ट, तो ये प्रिंसिपल अगर फॉलो करोगे तो आपके बिजनेस में मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यूज करते हैं। कौन कौन से होंगे, प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा। 5, ठीक है। इसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ये काम करता है। सबसे फर्स्ट आता है प्लानिंग, और ये कुंटज और ओडोनेल ने हमें बताए हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का मतलब होता है प्लान बनाना, जो आप काम करना चाहते हो उसका पूरा फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर पूरा बना दो। प्लान क्या है आपका, गोल क्या है आपके, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, किस तरीके के रिसोर्सेज चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होगी, लेबर कैसे चाहिए, स्किल कितने चाहिए, सेमी स्किल कितने चाहिए, अनस्किल कितने चाहिए, उनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपको, मटेरियल किस तरीके का चाहिए, मशीन कौन सी चाहिए, कैपिटल कितनी चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करो। फिर इन रिसोर्सेज का यूज करके किस तरीके से आप उस गोल्स को अचीव करोगे, वो रास्ता क्या है, वो पूरा का पूरा प्लानिंग में आता है। एक बार आपने अगर प्लान बना लिया, अब क्या करो, ऑर्गेनाइजिंग करो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उनको ऑर्गेनाइज करो, इकट्ठा करो। उसके बाद किस रिसोर्सेज को कहाँ रखना है, कौन से व्यक्ति को क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सब कुछ डिसाइड करो। ये देखो, इट रिक्वायर ग्रुप्स ऑफ पीपल, इट्स इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या अधिकार देने हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके बीच का, अधिकारियों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर बनाए उसके टूल्स क्या होंगे, ये सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। रिसोर्स तो प्लानिंग कर ली, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, अब स्टाफिंग।
स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि स्टाफ को अपॉइंट करना एक तरीके से, मैनेजर्स को अपॉइंट करना, एम्प्लॉइज कौन से लेवल का कौन सा मैनेजर है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको काम देना, और अगर उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग भी देना ताकि वो अपने काम में एक्सपर्टीज हासिल कर सकें और अच्छे से कर पाएगा उसको, जिसको हमने हेनरी फोर्ड में डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर समझा था। ओके, ठीक। और स्टाफिंग के बाद में फिर क्या आता है, डायरेक्टिंग या लीडिंग भी बोलते हैं, डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करना। टाइम टू टाइम मैनेजर जो है पुश करते रहेंगे, डायरेक्ट करते रहेंगे, हाँ भाई ये वाला काम कर लो, ये हो गया अब ये कर लो, ये हो गया अब ये कर लो, डायरेक्ट करते रहना। और केवल डायरेक्शन देने से नहीं होगा, कंट्रोल भी रखना चाहिए। कंट्रोल कैसे रखा जाता है, जो काम चल रहा है उसमें बीच में जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, उस काम को करते टाइम मैनेजर हर लेवल पर डायरेक्शन देता रहेगा, 7 साल चलेगा वर्कर्स के। और उसके बाद में जब काम हो जाए तो जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है और जो आपने रिजल्ट सोचा था, स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं उसको, जो सोचा और जो हुआ, जो आपने सोचा था ये हासिल होगा और ये रिजल्ट आया, उनके बीच का डेविएशन पता करो, वेरिएंस पता करो, वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। मतलब आपने सोचा उससे बेहतर काम हो गया तो जिसकी बंदे की वजह से वो बेहतर हुआ उसको पुरस्कार दो, ताकि और भी लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। और अगर आपने जो सोचा और जो रिजल्ट आया है वो ऐसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो देखो कि भाई ये रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, उसके कारण पता करो। अगर इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, भैया ये क्या है, ऐसे क्यों नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम। ओके, तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग। और इसी के साथ बेटा हमने जो है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि चैप्टर नंबर आपका 3 पूरा कर लिया। और इसी के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट इसी तरीके से इस सब्जेक्ट का, अदर सब्जेक्ट का लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।